दोस्तों 29 अगस्त को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। बहुत कम समय आपका रह गया है। ओके, तो आपको क्या है, अच्छे से तैयारी करते जाना है। जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक के पूरा सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से आपका पूरा पेपर में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो आपके टोटल आपके कितने हैं, पहली पुस्तक से आपकी 3 इकाई आनी है और दूसरी पुस्तक से 2 इकाई आनी है। टोटल 5 इकाई क्वेश्चन आने हैं। तो मैं आपको पार्ट 2 में पूरे वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट 3 भी आ चुका है, जिसमें मैंने आपको आपके पहली पुस्तक की 3 इकाइयों के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा दिए हैं। ये लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। इसमें दोस्तों हम जो आपकी दूसरी पुस्तक है उसकी जो 2 इकाइयां आनी है और उसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो क्रम से 4 वीडियो होंगी। टोटल 4 वीडियो देखकर अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी कर लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन बताए हैं, जो ऑब्जेक्ट बताए हैं, तैयार कर लेते हैं। 80 में 80 स्कोर करेंगे त्रैमासिक परीक्षा में। ओके, तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ये दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट 4 है, जिसमें हमें आपकी दूसरी पुस्तक की पहली इकाई विकास नीतियां और अनुभव के क्वेश्चन देखने हैं और दूसरी इकाई आर्थिक सुधार के हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो दूसरी पुस्तक में हमारी पहली इकाई है, उसके हम क्वेश्चन आंसर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला दोस्तों हमारा आधुनिकीकरण क्या है। तो आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक प्रणालियों, तकनीकों और मूल्यों के आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढाला जाता है। इसका लक्ष्य मानव जीवन के रहन सहन, शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर में सुधार होना है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले समय में क्या चिकित्सा की सुविधा थी, लेकिन आज क्या है, कितना बदलाव हो चुका है। ओके, पहले समय टेक्नोलॉजी में भी कुछ नहीं था, संचार भी कुछ जितना अच्छा नहीं था, लेकिन अब कितना अच्छा संसार हो गया। आप क्या तुरंत आप किसी को कॉल करना चाहें तो 1 सेकंड में कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय क्या है, पत्रों के माध्यम से होता था। तो यही आधुनिकीकरण है। ओके, जो पुरानी चीजों को बदल के अब क्या है, अब नई चीजें हो गई हैं। ओके, और सुधार हुआ है हमारी किसमें, रहन सहन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य स्तर में। तो ये हमारा आधुनिकीकरण है। नेक्स्ट आत्मनिर्भरता का अर्थ, आत्मनिर्भरता को अर्थ लिखना है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं के बल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना। आत्मनिर्भरता यानी स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहना। ओके, तो अपने बल पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये कहलाता है आत्मनिर्भर। दूसरों पर निर्भर न रहकर और अपने निर्णय क्षमताओं का भरोसा रखना, यह मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक सक्षम, स्वतंत्र और स्वावलंबी अवस्था है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, जिसमें क्रमशः क्या प्राकृतिक संसाधनों का निरीक्षण किया जाता है। किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक कच्चे माल को तैयार किया जाता है और उत्पादन में बदला जाता है, ये आपके द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग और शिक्षा। हो गया, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट सुरक्षित स्टॉक क्या है। सुरक्षित स्टॉक इन्वेंटरी प्रबंध में किसी वस्तु का वह अतिरिक्त स्टॉक है जो स्टॉक खत्म होने और ग्राहकों की मांग को पूरा न कर पाने के जोखिम को कम करने के लिए रखा जाता है। यह मांग या आपूर्ति में अप्रत्याशित देरी या उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली किसी रुकावट से बचने के लिए एक बफर का काम करती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र की प्रमुख नीति गण पहल क्या है, जैसे देख लेते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की हाल में ही कुछ प्रमुख नीतिगत आपको क्या है, पहले है डिजिटल कृषि मिशन, स्वच्छ पौधे कार्यक्रम, कृषि अवसंरचना कोष योजना का विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2024-25 का केंद्रीय बजट में यूरिया गोल्ड, बहुत सारा इसमें दी है आपको, 2-3 पहले आपको मैंने लिख देनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका समृद्धि का अर्थ बताइए। तो समृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि या अधिकता। यह किसी चीज की संख्या, गुणवत्ता या स्थिति में होने वाली बढ़ोतरी को दर्शाता है। विशेष रूप से आर्थिक संदर्भ में समृद्धि का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के निरंतर वृद्धि से होता है। नेक्स्ट हमारा समानता का अर्थ बताइए। समानता का अर्थ सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना, उन्हें समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी जाति, लिंग, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसका मतलब है सभी को जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। यही हमारा समानता का अर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन प्राशुल्क क्या है, तो इसे देख लेते हैं। तो प्राशुल्क जिसे हम क्या टैरिफ भी कहते हैं, अभी आपने बहुत सुना होगा, जैसे अमेरिका बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा, 50% कर दिया टैरिफ भारत पर। ओके, तो ये सही क्या है, हिंदी में हम प्राशुल्क कहते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा जो सुनने वाला शब्द आता है वो टैरिफ सुनने मिलता होगा। ओके, जो ट्रम्प क्या है टैरिफ लगा रहे हैं, वह कर है जो सरकार आयातित या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाती है, जिससे घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके, सरकारी राजस्व में वृद्धि की जा सके। इसे आमतौर पर वस्तुओं के मूल्य या मात्रा के आधार पर लगाया जाता है और इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। राजस्व प्रशुल्क जो सरकार के लिए
आय उत्पन्न करता है, सुरक्षात्मक प्रशुल्क जो घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण किसका योगदान रहा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण में मुख्य योगदान था पीसी महालनोबिस, जिन्होंने इस योजना के लिए एक सांख्यिकी मॉडल तैयार किया जो भारतीय नियोजन में महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह योजना तीव्र औद्योगिकरण और राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर क्या केंद्रित थी। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, कुछ उल्लेखनीय अर्थशास्त्री के नाम बताइए जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। तो इसमें आपको लिख लेना है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ऐसे थे औपनिवेशिक काल के दौरान जिन्होंने क्या प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। फिर नेक्स्ट, आयात प्रतिस्थापन क्या है और जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आयात प्रतिस्थापन क्या है? आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं उसे घर पर अपने देश में ही तैयार किया जाए। बहुत चीजें हैं जो हमारे देश में नहीं तो क्या दूसरे देशों से मंगाते हैं, लेकिन आयात प्रतिस्थापन कहता है आयात प्रतिस्थापन कि आयात का प्रतिस्थापन करना है, यानी प्रतिस्थापन का मतलब है जो हम दूसरे देशों पर निर्भर है किसी वस्तु के लिए उसे अपने देश में ही उत्पन्न करें, तो ये हमारा आयात प्रतिस्थापन। क्लियर है। जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, कर्मचारियों का मुआवजा प्लस इसमें ये सब आपका जोड़ के बनाता है सकल परिचालन अभिशेष, सकल मिश्रित आय, और ये सब कर्मचारियों का मुआवजा किए गए कार्य के लिए कर्मचारियों को चुकाए जाने के कुछ पारिश्रमिक का मापन है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला है, औपनिवेशिक काल में के दौरान भारत के कृषि ठहराव के मुख्य कारण क्या थे? तो औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के कृषि ठहराव के कारण दिए है। तो औपनिवेशिक काल में पूर्व भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ के परंपरागत कृषि ढांचे को नष्ट कर दिया और अपने कार्यों के लिए भू राजस्व निर्धारण और संग्रहण में नए तरीके लागू किए। तो ये सब आपके दिए हुए हैं। फिर औपनिवेशिक काल शासन काल में आज के समस्त पूर्वी भारत में जो समय बंगाल प्रेसिडेंट कहा जाता था में लागू की गई जमींदारी व्यवस्था कृषि के समस्त लाभ जमींदार को हड़प जाते थे। यानी औपनिवेशिक काल में भारत की जो कृषि ठहराव क्यों हुआ? क्योंकि जो किसान है वो तो मेहनत कर रहा था, उपज तो हो रही थी, लेकिन जो जमींदार हैं और जो अंग्रेज है वो सब क्या है लूट लाट के ले जाते थे, तो जो किसान है उसको ज्यादा नहीं हो पाता था फायदा। ओके, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था, जमींदार किसानों का शोषण करते थे तथा उस पर क्या बहुत ज्यादा लगान वसूला करते थे। क्लियर है। आगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, क्या भारत में अंग्रेजों द्वारा कोई सकारात्मक योगदान किया गया? चर्चा करें। तो योजना के रूप में समता का विकास की व्याख्या तो आपको दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा, क्या भारत में अंग्रेजों द्वारा कोई सकारात्मक योगदान दिया गया? चर्चा करना है। तो किया गया, जैसे सामाजिक क्षेत्र में क्या कार्य किए गए, तो जो अंग्रेजों ने क्या भारत में योगदान है, अंग्रेजों का योगदान, तो पहले सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने कुछ कुरीतियां थी, ओके, जैसे विवाह एवं जाति अंधविश्वासों संबंधी विचारों को बदलाया, जैसे सती प्रथा ही बंद की थी अंग्रेजों ने। इस प्रकार से सामाजिक को सुधार भी किए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या है, अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में क्या शिक्षा कुछ वर्गों तक ही सीमित थी, लेकिन अंग्रेजों ने अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा का क्या प्रसार किया। परिवहन के क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या रेलवे क्षेत्र का, जो आज के समय में बहुत ज्यादा जो रेलवे क्षेत्र भारत में क्या अंग्रेजों की देन है। औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटिश राज्य में भारत में कई उद्योगों की स्थापना हुई। तो ये है कि आपके क्या है अंग्रेजों द्वारा सकारात्मक योगदान। इसके साथ ही आप बता सकते हैं कि संचार साधनों का विकास हुआ, अंग्रेजों के समय क्या है संचार साधनों का भी विकास हुआ। नेक्स्ट हमारा, बताएं कि आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की रक्षा कैसे कर सकता है? तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपको ये दिया है, बताएं कि आयात प्रतिस्थापन घरेलू उत्पादन की रक्षा कैसे कर सकता है। तो इसे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, IPR 1956 के तहत निजी क्षेत्र में क्यों और कैसे विनियमित किया गया? यही आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा, पूरा आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई? तो इसे भी हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रों की अग्रणी भूमिका निम्न कारण से दी गई। ये आपके दिए पॉइंट, 4 पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है, तो इसे भी आपको यहाँ तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है इस अध्याय के हमारे क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर के जो हमारी पहली इकाई, दूसरी पुस्तक में पहली इकाई के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। अब दूसरी पुस्तक में दूसरी इकाई हमारी आर्थिक सुधार, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लॉगिंग टाइप आप रहते हैं आपके, और यही आपका त्रैमासिक परीक्षा में जो भी यहीं तक आपका क्वेश्चन आने हैं। ओके, तो इसके और देख लेते हैं तो आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सुधार क्यों शुरू किए गए? आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए।
तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, भारत में सुधार क्यों किए गए। तैयार कर दिया फास्ट में आपको दिखाते जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक विकास के उदारीकरण के योगदान की व्याख्या की, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास को क्या बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक क्रियाएं, नीतियां, ओके, आपका प्रशासन नियंत्रण आदि को समाप्त किया जाता है और उनमें शिथिलता दी जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में वित्तीय क्षेत्र के सहायक के रूप में नियंत्रण से अपनी भूमिका क्यों बदलनी पड़ी। दूसरा है आरबीआई वाणिज्य बैंकों को कैसे नियंत्रित कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंकों को भारत में वित्तीय क्षेत्र सहायता के रूप में नियंत्रण की अपनी भूमिका क्यों बदलनी पड़ी। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। इसके आगे आपका ये है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है आरबीआई वाणिज्य बैंकों को कैसे नियंत्रित कर रहा है। तो इसका भी दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र इस सुधार प्रक्रिया से प्रतिकूल रूप से प्रभावित प्रतीत होता है, क्यों। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, ये आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, इसका नेक्स्ट आपको वैश्वीकरण की अवधारणा बतानी, तो वैश्वीकरण की अवधारणा ये आपको दी है। इसके आगे आपका ये दिया होगा। अब जिससे आपका लॉन्ग है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट दिया है, थोड़ी अपनी तरफ से वैश्वीकरण के बारे में पढ़ के रखिएगा। ओके, ताकि आप क्या वैश्वीकरण के बारे में एक आप पेज अच्छे से लिख सकें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़ के रखना है। ओके, यहाँ तो थोड़ा शॉर्ट टाइप दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राशुल्क क्यों लगाए जाते हैं, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। इन दोनों के सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। और तो प्राशुल्क क्यों लगाए जाते हैं, प्राशुल्क यानी टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं ताकि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके, सरकारी राजस्व में वृद्धि की जा सके। अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन देखा, एक सेम यहाँ पर क्वेश्चन है आपका रहने वाला, जैसे आपको यहाँ प्राशुल्क के बारे में बताया वही आपका मैंने यहाँ बातें बतानी है आपको। नेक्स्ट हमारा सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। सेवा क्षेत्र का विकास हो उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। तो इसके लिए उत्तरदायी कारक हैं आपके तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार में, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नीतियाँ, बुनियादी ढांचे का विकास, कुशल कार्यबल में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि में बदलाव शामिल हैं। ये सब आपके मेन उत्तरदायी आपके कारण हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, मीडिया जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग, ये सभी आपके आ रहे हैं उत्तरदायी कारण किसके, आपके सेवा क्षेत्र के विकास में। बाकी और ऐसे आपको क्या इसी चीज़ को थोड़ा सा और विस्तार के आपको दिखना है, क्योंकि ये थोड़ा मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, आपको और थोड़ा सा विस्तार से आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है सभी आपकी इस चैप्टर में जो क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपके जो आपकी दूसरी पुस्तक की 2 इकाइयाँ रह गई थी, उनके भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपके टोटल 4 वीडियो गई, जिसमें मैंने आपको क्या है क्लास 11th इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्रश्न बैंक की सॉल्यूशन करा दिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। 4 वीडियो के जो क्वेश्चन बताया तैयार कर लेते हैं। ओके, तो आप दोस्तों इकोनॉमिक्स के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।